आप सभी को नमस्कार। देश में जाति और आरक्षण ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सबसे ज्यादा बात होती है। इस मुद्दे से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं भगत सिंह को सबसे ज्यादा मानती हूं और मैं उस जाति से आती हूं जिसको आरक्षण नहीं मिला है, तो मुझे कभी जातिगत आरक्षण का लाभ भी नहीं मिला है। वैसे ना मैं जाति मानती हूँ ना ही जातिवाद। मेरे जन्म के बाद वहाँ का माहौल कैसा रहेगा ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मेरे विचार निष्पक्ष हों इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। वैसे ये सब बातें बताने का यहाँ कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ आंकलन ना करे, इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया। आज हम आरक्षण के सभी पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे कि आरक्षण क्यों है, आरक्षण जाति आधारित क्यों नहीं होना चाहिए, आरक्षण से देश का नुकसान है, कानून में इसका प्रावधान कब तक है, आरक्षण कब तक चलेगा, आरक्षण से योग्यता की हार होती है, अयोग्य लोग आ जाते हैं, आरक्षण हमारे देश में ही है और कहीं नहीं है, आरक्षण फौज में नहीं लेते क्या, आरक्षण से नौकरी और उसका परिणाम क्या हो सकते हैं, आरक्षण से देश बर्बाद हो जाएगा, आरक्षण से प्रतिभा दरकिनार होती है। चलिए अब एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरक्षण क्यों है। वैसे आरक्षण की जड़ धर्म और समाज की मानसिकता से जुड़ी है। भारत में मुख्य धर्म हिंदू धर्म है, जिसका मूल है वर्ण व्यवस्था। इसको ही हम जड़ कह सकते हैं। ये बात सुनकर लोग कहेंगे कि धर्म में वर्ण जन्म आधारित नहीं है, कर्म आधारित है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, वैसे कर्म उसका वर्ण निर्धारित करता है। यकीन नहीं आता तो सुनिए शंकराचार्य को। कर्म के आधार पर एक माता की दिन में कितनी जाति बदलनी चाहिए? बच्चे के मलमूत्र से परहेज करेगी माँ तो माँ कही जाएगी नहीं ना। एक स्त्री को ले लीजिए, पतिव्रता है, सती है, साध्वी है, पुत्रवत्सला है। एक स्त्री की जाति कर्म के आधार पर एक दिन में कितनी बदलेगी? एक स्त्री, अच्छा एक पुरुष की बात ले लीजिए, कर्म के आधार पर एक पुरुष की एक दिन में कितनी जाति बदलेगी? ब्राह्मण कुल कोई बचेगा क्या? एक दिन में जब 10 जाति बदल जाती है, कर्म के आधार पर क्या है? कर्म के आधार पर एक दिन में 10 प्रकार की जाति बदल जाती है, तो ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल कैसे चलेगा? आपने सुना जन्मजात वाली बातें, लेकिन ये बातें उतनी ही सत्य हैं जैसे कोई कहे कि जाति मुगलों ने और अंग्रेजों ने बनाई है। इसको भी सुन लो, जो लोग आपको एग्जाम्पल बताएंगे, और उनको जरा ध्यान से सुनना और उनको सर्च करना। जो उसके आसपास के लोग होंगे उनकी ही वो संतानें होंगी, और कुछ इस तरह का एग्जाम्पल बताएंगे उनको क्षत्रिय बनने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी। ये भी देखने वाली बात है कि कभी राजा के लड़के और ब्राह्मण के बच्चों को शूद्र नहीं समझा गया, भले उन्होंने कैसे भी कर्म किए हो। उनका जवाब एक छोटी सी बात से लगा सकते हैं कि जितने भी गुरु, संत, समाज सुधारक थे, उन्होंने इस भेदभाव का खंडन किया है, जिसमें बुद्ध, बसवन्ना, नानक, कबीर, रैदास आदि सभी शामिल थे। यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि इनके बारे में शहीदे आजम कहते हैं कि लोग कुत्तों को घरों में रखते हैं, पर एक इंसान के घर में आने पर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। चलिए अभी इस मुद्दे पर आते हैं जो हम बात कर रहे थे। अब बात आती है कि आरक्षण जातिगत नहीं होना चाहिए। वैसे जातिवाद ने भारतीय समाज को जकड़ा हुआ है, इसलिए वो वंचित लोग हैं, उनको समाज में प्रबुद्ध लोग कभी भी आगे नहीं आने देना चाहते। ये बात सबको पता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझे। एक बार भारत के राजा ने सोचा कि उनके कार्यालय में कामकाजी ज्यादातर लोग ब्राह्मण जाति से हैं, लेकिन जो लोग दूसरी जाति से हैं उनको भी मौका दिया जाए, और उन्होंने अपने ऑफिस में क्लर्क गैर ब्राह्मण को रख लिया। ये ऑफिस हेड को अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो खुद ब्राह्मण था, और वो हर हफ्ते राजा को पत्र लिखता था कि ये लायक नहीं है। राजा को पता था कि ये क्यों लिख रहा है बार बार पत्र, और कुछ समय बाद उसने सिफारिश कर दी कि राजा जी इसको नौकरी से निकलवाया जाए। लेकिन राजा ने उसको पत्र का जवाब दिया और कहा कि क्यों ना आपको ही जॉब से निकाला जाए, क्योंकि इतने समय से ये आपके साथ है और आप इसको छोटा सा काम नहीं सिखा सके। इसके बाद उनका कोई पत्र नहीं आया। ये चीज आपने बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ स्कूल और उनकी नौकरी करते समय सुनी होगी, जहाँ उनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। मालवीय जी ने तो उनके हाथ का छुआ पानी तक नहीं लिया था, वो भी सबके सामने। तो योग्यता का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। जबकि भारत के बाहर जहाँ वो पढ़े, वहाँ की यूनिवर्सिटी ये कहती है कि हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे योग्य छात्र थे, और यहाँ उनकी जाति महार होने के कारण आज भी लोग उनकी मूर्ति तोड़ते हैं जाति के नाम पर, वो भी नीच कह के। वहाँ सोचिए किसी भी निम्न समाज के लोगों को योग्य होते हुए भी वोट मिल सकता है। हमेशा उनकी औकात की बातें होती हैं, सभी लोगों को पता है कि ये सब बातें, लेकिन आंखें बंद कर लेते हैं इन चीजों पर लोग।
इसलिए इनको आरक्षण की जरूरत है। एक बात और, बाबा साहब आरक्षण नहीं ज्वाइंट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। उनको पता था कि समाज में बराबरी लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जिससे वंचित लोगों को शिक्षा और सहूलियत मिलेगी और वो जल्द ही समाज में अपना स्थान पा सकेंगे। यदि ये होता तो कोई नहीं कहता कि रिजर्वेशन वालों के नंबर कम आते हैं और न ही आरक्षण की व्यवस्था आती भारत में। लेकिन उस समय गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए और उसके बाद आरक्षण का जन्म हुआ मजबूरी में, क्योंकि वंचित को कुछ तो देना ही था, क्योंकि वो भारत के गुलाम होने से पहले भी गुलाम थे, यानी मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम के गुलाम। आज भी सब कुछ बदला जरूर है, पर बीमारी वही है। यकीन नहीं आता तो सुनिए। जाति की मुझे कोई खूबी हो तो जरूर एक बताइएगा। जाति है तो ऊंच नीच है। हमारे घर की ही बात दे लीजिए। एक एग्जाम्पल है, जब मैं छोटी थी तो खेत में जो लोग काम करने आते थे उनके बर्तन छोटी जाति होने के कारण अलग होते थे, जिसका मैंने विरोध किया तो मुझे बोलते थे तुझे कुछ नहीं पता, नीची जाति के लोग हैं, ये धर्म कर्म की बातें हैं। हमारी जातियों को पिछले जन्म के कर्म से जोड़ा गया, इसलिए किसी ने इसका विरोध नहीं किया। हमारे यहाँ ब्राह्मणों को दादा बोलते हैं, चाहे वो 5 साल का ही क्यों ना हो, चाहे उसके कर्म कितने भी बेकार हो। हर जाति एक दूसरी जाति से ऊंची है। ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र यानी ओबीसी, उसके बाद अछूत जिसको दलित बोलते हैं, और आदिवासी जो वर्ण व्यवस्था से बाहर है। जब शादी जाति से होती है तो समाज में रुतबा जाति से होता है। आपने देखा होगा कि मूंछ रखने पर आदमी मार दिया जाता है। जिस व्यक्ति की मनाही हो घोड़ी चढ़ने से, और यदि वो शादी में गांव में घोड़ी पर चढ़ गया तो पूरे गांव में बवाल हो जाता है, पुलिस बुलानी पड़ती है। ऊंच नीच के कारण ये जातिवाद है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझे। कुछ लोग आरक्षण पर बात कर रहे थे, तभी एक आदमी आरक्षण पर बोलते हुए दूसरे से बोला जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो दूसरे ने कहा कि अच्छी बात है, चलो मान लेते हैं, आप एक अच्छी पोस्ट पर हैं, वहाँ आपको एक अच्छी नौकरी पर किसी को रखना है, लेकिन वहाँ 5 कैंडिडेट हैं और उनमें से एक आपकी जाति का है, तो आप किसको लेंगे? तो उसने झट से कहा कि मेरे जाति वाले को। बस यही कारण है कि आरक्षण की जरूरत है। अगर आरक्षण नहीं होगा तो सभी अपनी अपनी जाति के लोगों को नौकरी पर रखेंगे। और ये सबको पता है कि जहाँ ब्राह्मण की चलती है वहाँ नौकरी में सब ब्राह्मण ही लगेंगे। जहाँ यादव है वहाँ पर हर जगह यादव होंगे, जहाँ जाट होंगे वहाँ सब जाट ही लगेंगे। जो धरातल को समझते हैं उनको ये सब पता है, क्योंकि भाईचारा जाति से है, शादी जाति से है, रोटी बेटी का संबंध नहीं है सब में। आप राजनेताओं के बयान सुन सकते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और मंत्री जेल में है इसी कारण से। उनके समय में जनरल कैटेगरी में बहुत सी नौकरियों के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास हैं, सिर्फ एक ही जाति के लोग हैं। अगर आरक्षण नहीं होता तो समझो कुछ भी नहीं मिलता दूसरी जाति को। अगर नौकरी में आरक्षण ना हो तो गरीब लोग और छोटी जाति माने जाने वाले लोग कभी नौकरी नहीं लग सकेंगे। अगर शिक्षा समान हो, नौकरी सबको योग्यता पर मिलती हो तो इस सब की नौबत नहीं आती। क्या आरक्षण से देश का नुकसान हुआ है? आप ही बताइएगा। इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं है, बल्कि रेलवे में स्टडी भी हुई थी कि जिससे पता लगा था कि जहां रिजर्वेशन वाले लोग थे वहां काम अच्छे से हो रहा था। ये सबको पता है कि प्रबुद्ध लोग काम कम करते हैं, अपने रुतबे के घमंड में वो ज्यादा रहते हैं। यही कारण है कि जिस जाति के लोग जिस राज्य में ज्यादा प्रबल हैं, उनसे काम करवाना बहुत मुश्किल है। आज भी समाज में यही हाल है। अगर कोई उच्च जाति का है और उसको नौकरी छोटी लग जाता है तो वो काम ना के बराबर ही करता है, क्योंकि उसका रसूख इतना हो जाता है समाज में। तो देखिए, आरक्षण से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि काम अलग चीज है, नंबर लाना अलग चीज है। अगर नंबर से ही प्रतिभा का पता लगता तो सभी आविष्कार गोल्ड मेडल वालों ने ही किए होते। प्रतिभा और नंबर का कोई मेल नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो बड़े बड़े साइंटिस्ट के जीवन को आप पढ़ सकते हैं। एक बात और कही जाती है कि डॉक्टर विदेश इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ आरक्षण है। सच ये है कि यहाँ की सैलरी और वहाँ की सैलरी में बहुत फर्क है। तो आपको सच्चाई बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इंडिया में सरकारी डॉक्टर लगना 1 लाख कमाता है और यूएसए में वो लगभग 8 लाख। और यहाँ भी जो नौकरी लगते हैं वो एक्सपीरियंस के बाद अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं। सच्चाई यही है कि अपना हॉस्पिटल नहीं खोल सकते तो इसलिए वहाँ जाकर नौकरी करते हैं। कोई भी आदमी जो देश छोड़ रहा है उसका कारण सिर्फ पैसा कमाना है। वो ये नहीं कह सकता कि यहाँ आरक्षण है या फिर देश खराब है। तीसरा जो हमारा सवाल था कि कानून में आरक्षण का प्रावधान कब तक रहेगा। हार्वर्ड लॉ स्कूल में कानून की डिग्री ले चुके और जिंदल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनुराग भास्कर ने इस मुद्दे पर एक रिसर्च किया है। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में लिखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भी ये नहीं कहा था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST को केवल 10 साल के लिए ही आरक्षण दिया जाए। कई मौकों पर बाबा साहब ने साफ कहा था कि आरक्षण का टाइम लिमिट नहीं है। साथ ही उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें बताया गया था कि राजनीतिक आरक्षण की समय सीमा को संविधान में संशोधन करके आगे बढ़ाया जाएगा। 25 अगस्त 1949 को संविधान सभा ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। अनुराग भास्कर के मुताबिक 10 साल बाद रिव्यू की बात केवल राजनीतिक आरक्षण के लिए ही कही गई थी। सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को दिए गए आरक्षण को किसी समय सीमा में नहीं बांधा गया था। इसका मतलब साफ है कि जब तक जाति देश में रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा ही रहेगा।
अब बात आती है कि क्या आरक्षण सिर्फ हमारे देश में ही है? इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। आरक्षण पूरे विश्व में है, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग है। जैसे अमेरिका व अन्य देशों में गोरे और काले का भेद है। साउथ अफ्रीका में तो क्रिकेट टीम में भी आरक्षण है। यूरोप में इसको पॉजिटिव एक्शन बोला जाता है। यूएसए में इसको सब्सटेंटिव इक्वालिटी कहा जाता है। जहाँ जहाँ भी भेद है वहाँ वहाँ इसकी जरूरत होती ही है। अगर समाज में जाति नहीं होती, आरक्षण भी नहीं होगा। लेकिन जातिगत ऊंच नीच समाज को चाहिए, इसीलिए आरक्षण नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? आरक्षण पर तंज कसने वाले लोग कहते हैं कि आर्मी में आरक्षण नहीं है। इसका जवाब है बिल्कुल गलत। यहाँ समरूप अलग अलग है। जैसे जो लड़ सकता है उसको प्रावधान अंग्रेजों ने पहले ही कर दिया था। उनको पता था कि एक जाति को अगर उसी जाति से लड़ाया गया तो वो विद्रोह कर देगी, इसलिए उन्होंने जातिगत रेजिमेंट बना दी, जिसमें लगभग सभी जातियां हैं, जैसे जाट, ओबीसी, हरियाणा और पंजाब को छोड़कर, राजपूत, महार, सिक्खालाइट, गोरखा, नागा रेजिमेंट जो एसटी के लिए है, राजपूत जो जनरल के लिए है, और बहुत सारी उन्होंने रेजिमेंट बनाई थी। एक बात और, भारत में जब भी अंग्रेजों को किसी के खिलाफ लड़ना होता था तो वो दूसरी जाति की रेजिमेंट को ही लाते थे। जैसे जलियांवाला बाग में सिख रेजिमेंट ये काम नहीं कर सकती थी, तो वहाँ उन्होंने गोरखा रेजिमेंट को भेजा था। एक कमाल की बात और भी है, भारत में सबसे नीची जाति है चमार, और अंग्रेजों ने एक रेजिमेंट और भी बनाई थी, चमार रेजिमेंट। इसको जब जापानी सेना से कोहिमा में लड़ाया गया तो वो बहादुरी से लड़े और उसकी सराहना भी की गई अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस की सेना आज़ाद हिंद फौज से लड़ने को कहा तो पूरी रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया कि ये हमारे देश के लोग हैं। फिर अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया। तो जातिगत तरीके से रेजिमेंट में आज भी भर्ती होती है। ये कहना कि जिसमें प्रतिभा होगी उसको कोई नहीं रोकता, ये बात भारत में सही नहीं है। उदाहरण बहुत हैं, गली गली गांव गांव है। आप अंदाजा लगाओ, गांव में चौपालें जाति आधारित हैं, शमशान घाट अलग है। एक बात से समझिए, जब दो सगे भाई जिनका नाम राजू और ब्रजेश था, IIT ऑल इंडिया में 168 और 410 रैंक लाया, और ये बात पूरे गांव में पता चली, तो पूरे गांव को सम्मानित करना चाहिए था। लेकिन वहाँ लोगों ने उनकी झोपड़ियों पर पत्थर फेंके, वहाँ पुलिस बुलानी पड़ी और सुरक्षा देनी पड़ी। ये हाल है भारत के लोगों का। आरक्षण का मतलब यह है कि जितनी जिसकी जनसंख्या उस जाति के उतने व्यक्ति होने चाहिए। बसवन्ना, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में एक क्रांतिकारी निर्णय लिया और उस समय अगर सभी ने अपनाया होता तो आज भारत में जाति व्यवस्था होती ही नहीं। उन्होंने अंतर जातीय विवाह का आंदोलन किया था ताकि सबका रोटी बेटी का संबंध बने और यह जहर लोगों के दिमाग से निकल जाए। लेकिन ये बताया जाता है कि जातिवादी लोगों ने उनको ही मार डाला था। आरक्षण सिर्फ जिसको जरूरत है उसको मिले, कितनी अच्छी बात है सुनने में, कितनी अच्छी लगती है। जितनी अच्छी है उतनी जटिल भी है। अच्छा, एक उदाहरण से समझिए, एक किसान है और उसका नौकर। किसान की आय को सरकार मानती नहीं है तो दोनों हो गए गरीब। अभी एक और बात, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। गरीबों के लिए सरकार बहुत से कार्यक्रम चलाती है। आलम यह है कि हरियाणा जैसे राज्यों में उनके पूर्व सीएम जेल में हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है उनके घर पर बनती थी। अगर किसी एक मजबूत जाति का सीएम बनता है तो समझो आरक्षण नहीं हो तो भी सभी लगने वाले कैंडिडेट एक ही जाति के हो सकते हैं। अभी भी कुछ लिस्ट हैं जिसमें अनारक्षित सभी सीटों पर एक ही जाति के लोग लगे हैं। यही इल्जाम यूपी की सरकार पर भी लगा था जब आरक्षित और अनारक्षित की सभी सीटों पर एक ही जाति के लोग लगे थे। ये सब जातीय नफरत है और कुछ नहीं। भारत में सबसे बड़ा खतरा है जाति। जाति नहीं तो भेदभाव नहीं, जाति नहीं तो ऊंच नीच नहीं, जाति नहीं तो ऑनर किलिंग नहीं, जाति नहीं आरक्षण नहीं। पर ये करने की हिम्मत किसने है? एक बात और भी है, कितना आसान रास्ता है इसका, सबकी एक समान शिक्षा और जो धांधली करे उसे कड़ी सजा दी जाए। लेकिन ये कोई सरकार कर ही नहीं पाई है अब तक। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आज तक पेपर लीक नहीं रोक पाई है। बड़े बड़े विद्वान अपने आप को बताने वाले भी इस रोग से पीड़ित हैं और जाति भारत की कुप्रथाएं हैं। देश में दूसरी जाति से शादी करने पर लोग अपने बच्चों को मार देते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि जो लोग जुडिशरी, IAS, IPS आदि अधिकारी बन के अपनी जाति को भूल जाते हैं, जिसके दिमाग में अपनी जाति चल रही होती है, वह कैसे देश बनाएगा? मंचों से आपने देखा होगा नेताओं को कहते हुए कि मुझे अपनी जाति पर गर्व है। क्या वो व्यक्ति समाज में इंसाफ कर सकेगा? अब आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने भारत में कुप्रथाओं के बारे में पढ़ा होगा, जैसे प्रदा प्रथा, नर बलि, पशु बलि, देवदासी, कोला पूजन, सती प्रथा। आप सभी इनको गलत मानते होंगे क्योंकि ये बहुत पहले बंद हो चुकी हैं। लेकिन जिस समय ये चलती होंगी उस समय इनको कितने अच्छे से पालन किया गया होगा। लेकिन आज सबको बुरी लगती हैं।
मेरे विचार से जाति भी भारत की कुप्रथा है। सोचिए अगर भारत में जाति नहीं होगी तो भारत में कैसे बदलाव होंगे। पहला आरक्षण खत्म, फिर भेदभाव खत्म, ऊंच नीच खत्म। अलग अलग रेजिमेंट के नाम पर अब जो है इंडियन आर्मी के अंतर्गत आएंगे तो कितना अच्छा होगा। ऑनर किलिंग खत्म, आप किसी से विवाह कर सकेंगे, जाति का चक्कर खत्म। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।